थोड़ा सुनते हैं जी, कोशिश करना। व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम, हिना? एक बार बता दूं, बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को दो बार लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए के आलू खरीदे। दूसरी स्ट्रीम वाले बच्चे भी बैठे हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाए, उन्हें चीजें आसान है। डबल एंट्री सिस्टम, एंट्री का मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, डबल का मतलब दो बार लिखना। तो ये साइंटिफिक मेथड है कि बिजनेस की बातों को जब भी किताबों में लिखा जाता है तो दो बार लिखा जाता है। एग्जाम्पल समझाना चाह रहा था। 100 रुपए के आलू खरीदे शॉपकीपर ने, तो इस घटना के पीछे दो बातें हो रही है। आलू आइंग 100 रुपीज़, पैसा जाइंग 100 रुपीज़, इसीलिए इसको दो बार लिखेंगे। अलग अलग दो कॉपियाँ हैं, एक आलू की और एक कैश की। तो आलू आ रहे हैं, आलू की कॉपी में प्लस करोगे, पैसे जा रहे हैं, पैसे की कॉपी में माइनस करोगे। सुरभि, आइडिया लग रहा है? Yes, sir. अनन्या, बोलना डबल एंट्री सिस्टम। It is a system in which each transaction is recorded twice, as in debit side and credit side. अकाउंट्स का ही प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ, आसान भाषा बोल देता हूँ, गिव एंड टेक प्रिंसिपल। भैया जब भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है तो कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, और जितने रुपए का आ रहा है उतने रुपए का ही जाएगा, न कम न ज्यादा। इसीलिए हर ट्रांजैक्शन को दो बार लिखा जाता है। और टेक्निकली इस बात को क्या बोलते हैं? डेबिट। अरे हर बात को दो बार लिखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली? सुरभि याद करना, जो दूसरी स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट। अवंतिका क्या बोला? हर ट्रांजेक्शन को दो बार लिखना है, कहाँ? डेबिट एंड, अवंतिका, डेबिट एंड क्रेडिट बोला है बच्चे। Credit. डेबिट एंड क्रेडिट, हर ट्रांजेक्शन को दो बार लिखेंगे, लेबल लगा दिया, एक को डेबिट दूसरे को क्रेडिट। महक गोयल, आपका नंबर है गोइंग। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल चल रहे हैं, इस दुनिया का हर व्यापारी इन बातों को फॉलो करेगा कंपलसरी, चाहे उसे अकाउंट्स पढ़ाई गई है या ना पढ़ाई गई है। ये कॉमन है, ये ह्यूमन बिहेवियर से डेवलप हो रहा है। किसी भी व्यापारी की सोच ही ऐसी है। तो मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक और है, महक गोयल बताएगी। गोइंग, कंसर्न, अजम्पशन। बोलो जी महक। महक, भैया आप कॉमर्स वाले तो पार्टिसिपेट करो ना भाई। अब आप कह रहे हो पढ़ के आए हो। दीपांशु बोलना, गोइंग, कंसर्न, अजम्पशन। So whenever a business is started, it is assumed that it will be going on for a indefinite period of time. So business transactions are done on that basis. तो सभी बच्चों के लिए बता दूं, जब भी कोई आदमी दुकान खोलता है तो, अरे जब भी तुम इस दुनिया में आते हो सबको मालूम है। अवंतिका, आवाज आ रही है बच्चे? Yes, sir. अवंतिका, आप इस दुनिया में आए हो, आपको पता है एक दिन आपको जाना है। Yes, sir. हाँ, तो हर किसी को मालूम है एक दिन जाना है। और उस जाने की एक्सपायरी, अवंतिका एक्सपायरी मालूम है कब होनी है? नहीं. नो। तो यही कह रहा हूँ, हर किसी को मालूम है कि उसने जाना है, लेकिन कभी भी वो जब तक जिंदा रहेगा वो कभी भी अपने जाने के बारे में नहीं सोचता। इस तरह से नोट कमाता है, हजारों सालों तक कमाने वाला है। इस तरह से रिश्ते निभाता है, हजारों सालों तक चलने वाले हैं। इस तरह से पढ़ाई करता है, पता नहीं कितने सालों तक चलने वाली है, जबकि कल का कोई ठिकाना नहीं है। अवंतिका, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हमारी इसी ह्यूमन नेचर को हम अपने बिजनेस में भी फॉलो करते हैं कि जिस दिन हमने दुकान खोल ली, हम कभी भी उसके बंद होने के बारे में नहीं सोचेंगे। बस जिस दिन बंद होगी, ताले लगने होंगे, ताले लग ही जाएंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। इस बात को बोल रहे हैं गोइंग, कंसर्न, अजम्पशन। अजम्पशन ये गॉड गिफ्टेड है इंसान के पास। When business is established, it is continuously going on for indefinite period of time. The businessman never think about the end of the business. अरे ऋषभ, तुम्हारा तो कॉमर्स ही था ना? ऋषभ अग्रवाल। यस सर। हाँ, तो तुमसे पूछ लेते हैं। ऋषभ बता रहा है प्रूडेंस। प्रूडेंस का एक और नाम है, नाम बताएगा? अच्छा, प्रूडेंस का एक और, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नियम की बात कर रहा हूँ। प्रूडेंस का एक और नाम है। सर वो वाला है क्या ये, जिसमें सारे एंटीसिपेट लॉसेस रखते हैं हाँ लेकिन हाँ गेन नहीं? हाँ, क्या बढ़िया तैयारी है ये कंजर्वेटिव ऐसे हाँ कुछ था सर। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। तो ये तैयारी का लेवल होना चाहिए जी। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस एक ही बात है। जो कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में,
फायदे होने लगे मत मानो जब तक जेब में ना आ जाए। नुकसान होने लगे, हुआ नहीं है, नुकसान होने का आपको लग रहा है अंदेशा कि नुकसान हो सकता है, तो नुकसान मान लो और इन किताबों में रिकॉर्ड कर दो। सुरभि आइडिया लग रहा है? Yes, sir. का मतलब ऐसे समझो, सुरभि अपनी क्लास में टॉप 5 स्टूडेंट्स, एग्जांपल ले रहा हूँ जी, टॉप 5 स्टूडेंट्स में से है, अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं पढ़ाई में। तो वो सारे बच्चे पेपर करके बाहर आ रहे हैं, तो सब एक दूसरे से अच्छे वाले से पूछता है भाई कितने नंबर आएंगे, कैसा पेपर हुआ है। तो सुरभि पूरा पेपर करके आई है, लेकिन बाहर आके बोलती है पता नहीं, रिजल्ट बताएगा। जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा बच्चा बताने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं मिस्टर रामलाल नालायक बच्चा है। भैया नालायकों की नालायकों के साथ दोस्ती होती है, अच्छे वालों के अच्छे वाले के साथ होती है, हर कोई अपने जैसा ढूंढता है। तो रामलाल जी पेपर करके बाहर आए, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, तो उनके जैसे सारे इकट्ठे हो गए और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कैसा हुआ। तो बच्चों रामलाल को पता है उसका पेपर खराब है, वो पहले से ही बोल रहा है अपने दोस्तों को, अरे मैं तो पेज ही पलटना भूल गया, पीछे 4 क्वेश्चन थे छूट गए। या एग्जाम्पल चेंज कर लो, मैं तो मैथ्स की तैयारी करके आ गया, पेपर तो इंग्लिश का आ गया, सारा ही छूट गया। सुरभि बात समझ में आ रही है? Yes, sir. का मतलब फायदा होने लगे मत मानो जब तक जेब में ना आ जाए। नुकसान होने का आइडिया भी लगे तो उसे नुकसान मान लो और किताबों में रिकॉर्ड कर दो। ये था प्रूडेंस और अरे अनन्या याद आ रहा है ना बच्चे, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। Yes, sir. एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट टेकिंग ऑल पॉसिबल लॉसेस। भैया ये 2-4 मिनट हर बार क्लास में हम रखेंगे, कोई बीएसटी का टॉपिक, कोई इको का टॉपिक, कोई अकाउंट्स का टॉपिक की चर्चा, और टॉपिक को आगे भी चलाएंगे। जो आज मैंने स्लाइड्स बनाई है उस पर जाने से पहले थोड़ा सा अकाउंट्स का डिस्कशन और करना चाह रहा हूं। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखेंगे, एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में। अरे पूछ लूं दीपांशु, याद है? पुनीत सबको याद है बच्चों? ये तो कॉमर्स भैया पूछ लो। हाँ, तो रियल अकाउंट क्या होते हैं पुनीत? रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनमें मतलब जो लिविंग पर्सन्स के अकाउंट होते हैं हमारे। ए भाई और मैं कह रहा हूँ पढ़ के बैठना, तुम कहाँ? अरे रियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा। अरे रियल, नॉमिनल, पर्सनल, tangible, intangible. हाँ पुनीत बाबा, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करी, ये बदमाशी है बच्चों, ये बात ठीक नहीं है। नितिन तुम्हारी स्ट्रीम तो कॉमर्स वाली थी ना नितिन? यस सर। तो बताओ ना रियल अकाउंट क्या होता है, ट्राई करो। Real account involve all those type of statements which are based on tangible and intangible. Example of tangible, अरे tangible जिसकी physical shape होती है, सर फर्नीचर, जैसे बिल्डिंग, plant, machine, furniture. Example of intangible, intellectual property rights. For example, goodwill, patent, copyrights, etc. भैया आप सब नहीं पढ़ के बैठ रहे, ये मामला कैसे चलेगा? और फिर मैंने रियल अकाउंट का बचपन में डिस्कशन करा था आप लोगों के साथ, क्या? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भैया जिनका छूट गया है ना वो आप पढ़ लो, कल डिस्कशन करेंगे 5-10 मिनट के लिए फिर दोबारा। अभी जो सामने स्लाइड्स हैं इकोनॉमी की वो चलाते हैं। भैया मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में भी लिखवाया था, टोटल एरिया ऑफ इंडिया 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। आसिफ रिपीट करें, टोटल एरिया ऑफ इंडिया 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। ये एरिया पूरी दुनिया में कौन से नंबर पर है? इंडिया की पोजीशन एरिया वाइज कौन से नंबर पर है? सेकंड। ए बच्चे, अरे भैया तुम कहाँ पॉपुलेशन और एरिया खिचड़ी की, भैया याद करा हुआ है, अब ये लापरवाही है आसिफ। 7th, इतनी गड़बड़ ना करो भैया, 12th में भी करा था आपने, अभी भी डाटा लिखा था। फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने चर्चा कराई सारी बातों की कि हम पॉपुलेशन वाइज पूरी दुनिया में 2nd नंबर पर हैं, और एरिया वाइज हम कौन से नंबर पर हैं आसिफ? सामने लिखा हुआ है 7th पोजीशन पर है। एरिया वाइज हम 7th पोजीशन पर हैं, और हमारी जमीन का एरिया पूरी दुनिया में कंपैरिजन करें तो 2.4%, राउंड ऑफ करके 2.5% भी याद कर सकते हैं। दीपांशु याद है बच्चे? परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एरिया
Yes, sir. फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, 20.64% ऑफ टोटल एरिया। हम लोगों ने फॉरेस्ट पॉलिसी बना रखी है। अरे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग तो मालूम होगा सबको अनन्या, ग्लोबल वार्मिंग, Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, मीथेन गैस बढ़ती जा रही है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता जा रहा है, गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, ठंड कम होती जा रही है। तो इस इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए पूरी दुनिया ने, हर कंट्री ने अपनी अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई है कि फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया जाए ताकि ऑक्सीजन का एमिशन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल किया जाए। बात समझ में आ रही है बच्चे? अनन्या, Yes, sir. तो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है कि हमें अपना फॉरेस्ट एरिया, अरे अभी कितना चल रहा है, 20.64%, अप्रोक्सीमेट 21% मान सकते हैं। हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है कि हम अपने टोटल लैंड का 1/3 फॉरेस्ट एरिया बना दें। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Yes, sir. जिन इलाकों में फॉरेस्ट एरिया, ग्रीनरी बहुत कम है, पॉल्यूशन की समस्याएं ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर तो इन्होंने पेड़ों को काटने पर बैन लगा रखा है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, मालूम है आप लोगों को, दिल्ली में पेड़ काटने पर बैन है। जल्दी बोलो जी। Yes, sir. पता है. तो दिल्ली में पेड़ नहीं काटे जा सकते, और जो भी ग्रीनरी एरिया है, अरे पूसा रोड, लोकेशन तो मालूम होगी, करोल बाग में मैं एरिया बता रहा हूँ, शंकर रोड, पूसा रोड, हाँ भैया। गंगाराम के पीछे, तो वो जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया का मतलब जहाँ अनवांटेड प्लांट्स उगे हुए हैं। अब चाहे सरकार का मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड है, डीडीए की लैंड है, तो डीडीए चाहे तो उसको कॉमर्शलाइज कर सकती है, हाउसिंग सोसाइटीज बना सकती है, कॉमर्शियल एरिया बना सकती है, करोड़ों रुपया कमा सकती है, लेकिन उन्होंने बैन कर रखा है, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। वो फॉरेस्ट एरिया उन्होंने रिजर्व कर दिया है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व किया जा सके और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा एमिट किया जा सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो दिल्ली जैसे इलाकों में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इस तरह की सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पर बैन कर रखा है और फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दीपांशु, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. एग्रीकल्चर हमारे पास टोटल लैंड का 43% ऑफ एरिया हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं हिंदुस्तान के लोगों की बात करूं, तो हिंदुस्तान में जितने लोग, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011, 121 करोड़ लोग, जिसका जिसका अप्रोक्सीमेट 68% पॉपुलेशन आज भी, देखो जमीन खेती के लिए यूज कर रहे हैं 43%, और पॉपुलेशन कितनी इंडल्ज हो रही है, 68% पॉपुलेशन 43% जमीन पर खेती कर रही है। तो जरूरत से ज्यादा प्रेशर है लोगों का। इसीलिए हिंदुस्तान आज़ादी से पहले का डाटा आपने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में याद करा था 12th में, 72%, बच्चों याद है दीपांशु, 72% पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। और अगर रूरल एरिया की बात करूं तो आज़ादी के वक्त 86% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी, सिर्फ 14% पॉपुलेशन अर्बन एरिया। याद आ रहा है बच्चों? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हाँ भैया। Yes, sir. तो भैया उस जमाने में 72% हिंदुस्तानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से बिलोंग करते थे। आज 72% की जगह कितना हो गया, 68%। कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। आज भी हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, आज भी रूरल सेक्टर में कोई हुई है डेवलपमेंट एरिया वाइज, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, जिसके चलते हम आज भी उस बात को इन 75 सालों में पूरा नहीं कर पाए हैं। लार्जेस्ट स्टेट, जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। लार्जेस्ट स्टेट सामने लिखा हुआ है, पहले यूपी हुआ करती थी जी, अब ये डाटा चेंज हो गया। लार्जेस्ट स्टेट कौन, नहीं पहले लार्जेस्ट स्टेट एमपी हुआ करती थी, पॉपुलेशन वाइज यूपी हुआ करती थी। तो लार्जेस्ट स्टेट पहले एमपी हुआ करती थी, एमपी का डिवीजन हो गया यार, एमपी से कौन सा टुकड़ा अलग करके निकाला, अलग स्टेट बना दिया पूरी क्लास, छत्तीसगढ़। उसके बाद से हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट है एरिया वाइज सबसे ज्यादा, बोलो जी, सामने लिखा हुआ है आसिफ। राजस्थान। तो स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया राजस्थान, स्टेट विद स्मॉलेस्ट एरिया बोलते चलो जी, गोवा। और ऐसी स्टेट जिससे सबसे ज्यादा बाउंड्रीज, दूसरी स्टेट्स की बाउंड्रीज सबसे ज्यादा टच कर रही हैं, उत्तर प्रदेश। क्लियर है बच्चों? आसिफ याद हो गया? हाँ भैया। उत्तर प्रदेश से जो नया राज्य काट के बनाया गया है वो कौन सा है, नाम बताओ मुझे। उत्तराखंड। उत्तराखंड। आगे चलते हैं जी।
उत्तराखंड के सीएम अभी अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, नाम बताना। पुष्कर धामी। पुष्कर धामी, बढ़िया बात। तो ये पॉपुलेशन सेंसस भैया 2021 का इस पेंडेमिक के चलते अभी तक आया नहीं है। पेंडेमिक की पोजीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी तो सरकार अनाउंस करेगी, डाटा कलेक्ट करेगी, तो जब आएगा उसके बाद से अगले 10 सालों तक वही डाटा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होगा। अभी आपके पेपर में आ जाए तो 2011 की पॉलिसी याद करनी है। आपने ऐसा बचपन में याद करा था, अंग्रेजों ने अपने टाइम पर पॉपुलेशन को काउंट करने का तरीका बनाया था। वो पहला साल जब हिंदुस्तान की काउंटिंग हुई ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जल्दी बताओ। 81। 81। सबको याद है पहला पॉपुलेशन सेंसस या ऑफिशियल पॉपुलेशन सेंसस 1881। फिर आपको बचपन में याद कराया गया 12th क्लास में 1921 ईयर ऑफ, जल्दी जल्दी बोलो जी। ग्रेट ग्रेट डिवाइड। डिवाइड। भैया हिंदुस्तान 1921 से पहले बर्थ रेट और डेथ रेट के मामले में सुपर्ब था, एक्सीलेंट था। अब ये अच्छी बात नहीं है, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी और पॉपुलेशन कंट्रोल थी। और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बोले तो डेमोग्राफिक पोजीशन, याद कर लो, पॉपुलेशन बोले तो डेमोग्राफिक पोजीशन। तो हम फर्स्ट फेज में थे अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट डेथ रेट कंट्रोल थी। 1921 के बाद हिंदुस्तान में ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनाइजेशन बाय द भैया आपकी ऑडियो नहीं आ रही। युवराज क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। भैया मैं रिजॉइन करता हूँ। क्यों ऑडियो नहीं आ रही? आपकी वॉइस नहीं आ रही। आगे भी आ गई है। आसिफ आवाज आ रही है बच्चे? नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही भैया। सर आप म्यूट पे हो। भैया आपने माइक ऑफ कर लिया अपना। अब देखो आवाज आ रही है? हाँ भैया। अनन्या अभी आ रही है। यस सर। तो हम बोल रहे थे 1921 ऑनवर्ड्स हिंदुस्तान में ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनाइजेशन बाय द ब्रिटिशर्स, हिंदुस्तान में बर्थ रेट उसी रफ्तार से चली, डेथ रेट कंट्रोल कर दी और पॉपुलेशन विस्फोट हो गया और हम लोग सेकंड फेज में एंटर हो गए अकॉर्डिंग टू माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और पिछला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ बच्चों? 2011। अगला कब? 2021 में होना था, हर 10 साल बाद होता है। तो 2021 वाला डाटा अनाउंस नहीं कर पाए, डाटा कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। तो कैलकुलेट करते तो अनाउंस भी कर देते, इस पेंडेमिक के चलते जब होगा तो वो अनाउंस करेंगे। तो डाटा याद करो जी जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल पॉपुलेशन अगर मैं 2001 की आपको बात बताऊं, पेपर में आएगी नहीं, तो हम 102 करोड़ थे, 102 करोड़ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2001। आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से 2011 की पॉपुलेशन 121 करोड़, एट प्रेजेंट ऐसा अनुमान है 135 करोड़। लेकिन ये बात जीके में टिक नहीं कर सकते आप। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ जी। तो आपको पॉपुलेशन सेंसस 2011 का याद करना है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 121.02 करोड़। भैया ये राउंड ऑफ करके 121 करोड़ याद कर लो, सफिशिएंट है। और ये आबादी पूरी दुनिया में कितने परसेंट है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। 17.5। 17.5% को वो रेशो में मांग लेगा तो कितना आ रहा है? 1/1 पूरी दुनिया की कितने आबादी हिंदुस्तान में? जल्दी बोल दो जी। 16। क्लियर है अनन्या? यस पूरी सर। दुनिया की 16 आबादी इंडिया में। तो करीब करीब 2.5% जमीन हमारे पास है पूरी दुनिया की, और आबादी है हमारे पास करीब करीब 17.5%। तो जरूरत से ज्यादा जाती है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है हिंदुस्तान, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर दिक्कत आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में अरे मेजर चैलेंजेस आप पढ़ के आए हो 11th क्लास में, वो सारे चैलेंजेस अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन प्रॉब्लम्स, वो सब किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन।
भैया रूरल और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ का डिवीजन है, 83 करोड़ एंड 37 करोड़, करीब करीब 68% पॉपुलेशन आज भी हिंदुस्तान में, अभी याद कराया था मैंने, एग्रीकल्चर एरिया से बिलोंग्स करती है, इसीलिए हिंदुस्तान को एग्रीगेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। और अगर हिंदुस्तान की तरक्की करनी है तो एकमात्र तरीका रूरल एरिया की डेवलपमेंट कर दो। अरे रूरल एरिया में डेवलपमेंट भैया लेकिन रूरल एरिया में तो सारी जगह खुली खुली है, फिर भी क्या क्या दोबारा बोलना, रूरल एरिया में जगह खुली है, फिर भी वहाँ हाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। भाई जगह खुली है, बात ठीक है, एग्रीकल्चर एरिया है तो नेचुरल सी बात है, ओपन एरिया है, हवा साफ मिलती है, लेकिन वहाँ पर अभी भी साफ पीने का पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है, ओल्ड टेक्निक्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, अभी भी किसान गरीब है, हाईब्रिडाइज, अरे याद करा था आपने, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज नहीं कर पा रहा है, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर पा रहा है, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन की कमी है, जिसके चलते हम जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हम वो नहीं कर पा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग जोन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है, एक नॉलेज की कमी है और दूसरा फूड प्रोसेसिंग जोन के लिए हमारे को टेक्नोलॉजी और जो फंड चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी की कमी है। अरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, रूरल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो सरकार ने डेवलपमेंट बैंक बनाया, नाम बताओ अनन्या, जल्दी बोलो, NABARD, फुल फॉर्म बोलो, National Bank for Agriculture and Rural Development, एस्टैब्लिशमेंट ईयर बोलो, 1982. आगे चलते हैं जी। भैया सेक्स रेशो बोले तो फीमेल मेल रेशो, फीमेल मेल रेशो हिंदुस्तान में परंपरा है इतनी अरे एजुकेशन की परसेंटेज याद कर लो, नीचे लिखी हुई है 75%। अनन्या नजर आ गई लिटरेसी रेट? Yes, sir. लिटरेसी रेट हमारा 2011 के अकॉर्डिंग चल रहा है 75%। अच्छा, हमारे देश में लिटरेसी रेट में क्या काउंट होता है? जिसको पढ़ना लिखना आ जाए और साइन करना आ जाए। डिग्रियों की चर्चा तो हम करते ही नहीं है कि ग्रेजुएट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जिसको पढ़ना लिखना आ जाए, साइन करने आ जाए, उसे लिटरेसी रेट में काउंट कर लेते हैं। तो 75% सरकार ने अनाउंस कर रखा है। सर हमारे देश में ही होता है ऐसा या हर देश में ऐसा ही होता है? नहीं लिटरेसी से ही कहते हैं? नहीं, हर देश, अरे हर देश में लिटरेसी का मतलब उनके लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग है। हमारे देश में भी थोड़ा सा जब एजुकेशन सिस्टम प्रमोट हो जाएगा रूरल एरिया में तो सरकार फिर चेंज कर देगी सिस्टम कि भैया 12th से अबव डिग्री, 12th कम से कम डिग्री होनी चाहिए, उसे हम लिटरेसी रेट पे काउंट करेंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया बना देगी। अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बना रखा कि स्कूल में इतनी क्लास करने वाला ही लिटरेसी रेट में शामिल होगा या ग्रेजुएशन की डिग्री होने वाला ही बंदा लिटरेसी रेट में शामिल होगा। अभी तो वो कॉमन भाषा बोलते हैं, पढ़ना लिखना जिसको आता है, अपने साइन करने आते हैं, लिटरेसी रेट में काउंट करो। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। तो भैया ये लिटरेसी रेट बढ़ने के बावजूद भी हिंदुस्तान में देखो 75% बोल रहा हूँ, 75%। अरे आजादी के वक्त कितना था लिटरेसी रेट? आपने याद करा है? जल्दी जल्दी बताओ जरा। 16%। 16%। 16%। अरे अनन्या, बात क्लियर हो रही है बच्चे? आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. तो लिटरेसी रेट प्रमोट हो गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों की टेंडेंसी नहीं बदली। आज भी छोटी लड़कियां पैदा होने से पहले ही फीमेल मेल रेशो डिस्टर्ब है 940 और ये एवरेज है हिंदुस्तान की सारी स्टेट्स और यूटी का। दीपांशु, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन आवर इंडिया? 28 and 9 respectively। 28 and 9, ये सबको याद रखना है। तो भैया हर स्टेट और यूटी का फीमेल मेल रेशो अलग अलग है। सबसे ज्यादा फेवरेबल मैंने लिख दिया है किसका है? केरला का। केरला का लिटरेसी रेट स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो फीमेल मेल रेशो फेवरेबल है। हाईएस्ट फीमेल मेल रेशो केरला का। ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में फीमेल मेल रेशो कितना चल रहा है बच्चों? 940 फीमेल पर 1000 मेल, पर 1000 मेल। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, तो लड़का पैदा हो रहा है प्रेफरेंस दी जाती है, लड़की पैदा हो रही है तो छुट्टी की जाती है। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? आज भी गांव में ऐसा होता है। यस सर। हालांकि सरकार ने नियम बना दिया है। तो केरला की बात याद कर लो, फीमेल मेल रेशो सबसे बढ़िया। और सबसे खराब कौन सी स्टेट का है? बता दो जी फटाफट, याद करवाया था मैंने बचपन में। हरियाणा। हरियाणा यार नहीं, अरे हरियाणा का फीमेल मेल रेशो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। हरियाणा हरियाणा हरियाणा। बिहार की तो एजुकेशन की बात, लिटरेसी की बात कर सकते हो कि सबसे कम है, वो भी बेटर होके अब तो बदल चुकी है। तो बात करते हैं जी, फीमेल मेल रेशो आपने ऑन एन एवरेज 940 याद कर ली। केरला स्टेट का फीमेल मेल रेशो सबसे बढ़िया, हरियाणा का सबसे गड़बड़। डेंसिटी का मतलब बताओ जी पूरी क्लास, कोई भी डेंसिटी का मतलब। अरे सुरभि, ये तो आप बोल पाओगे डेंसिटी क्या होती है?
सुरभि और population पर मीटर स्क्वायर पॉपुलेशन। ऑन एन एवरेज एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? ऑन एन एवरेज, ये एवरेज है, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा है डेंसिटी, किसी स्टेट में कम है। अरे डेंसिटी समझ में आ गया, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज? सुरभि yes sir तो ये डेंसिटी आपकी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011 कितनी है बच्चों? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और यूटी में डेंसिटी की बात करूं सबसे ज्यादा किसकी है? तो दिल्ली की है। दिल्ली छोटा सा इलाका और 2.25, ऐसा 2000 पुराना डाटा बोल रहा हूं, अभी उस पॉपुलेशन उससे ज्यादा होगी, 2.25 करोड़, 2.25 करोड़, छोटी सी दिल्ली। सिंगापुर का एरिया करीब करीब दिल्ली के बराबर है और वो अपने आप में कंट्री है। और एनसीआर जोड़ लेंगे तो सिंगापुर छोटा रह जाएगा। अनन्या बात समझ में आ रही है? एनसीआर जोड़ेंगे तो सिंगापुर छोटा है और Yes. दिल्ली जिसे स्टेट भी नहीं बोला जा रहा। तो डेंसिटी आपने याद कर लिया 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। बर्थ रेट सिर्फ 2011 का डाटा बोल रहा हूं, 22.5 पर 1000। डेथ रेट 7.3 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट शॉर्टकट में आईएमआर बोला जाता है। ये जो 2011 की पॉपुलेशन सेंसस में अनाउंस हुआ है डाटा, 2009 का अनाउंस करा इन्होंने पॉपुलेशन सेंसस में। 50 पर 1000 लाइव बर्थ, छोटे बच्चे जिन्हें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसीजेस के कारण, अरे हिंदुस्तान में गरीबी है ना बहुत ज़्यादा, जिसके चलते छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाता और ऊपर चले जाते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 50 पर 1000 लाइव बर्थ, हर 1000 बच्चों के पीछे। अरे इन्फेंट मोर्टेलिटी 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बात हो रही है। तो 1000 बच्चों के पीछे 50 बच्चे, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिसीजेज हो जाती हैं, अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पाता तो ऊपर चले जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भैया, अगर मैं अभी की बात करूं, ये डाटा पॉपुलेशन सेंसस का नहीं है जो आज की बात कर रहा हूं, तो वो 69 ईयर्स को क्रॉस कर चुका है। 69.2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ऑन एन एवरेज। अनन्या बात क्लियर है? Yes, sir. लेकिन जीके में जो आएगा डाटा वो पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग टिक करना है, और वो पिछला पॉपुलेशन सेंसस 2011 का, उसके अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 63.5 ईयर्स। अगर मैं आजादी के वक्त की बात करूं अनन्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? So 44. 44। लिटरेसी रेट आपने याद कर लिया 75%। केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा और बिहार में लिटरेसी रेट सबसे कम। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री। हिंदुस्तान पर टैग लगा हुआ था वन ऑफ द बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद देश वन ऑफ द बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी था पूरी दुनिया में। तो ये टैग हटाना था, हमने अपनी इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट करना था, जिसके लिए हमारा पहला डिसीजन, हमने मिक्स्ड इकोनॉमिकल पाथ सेलेक्ट करा, जिसमें हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के दोनों फीचर्स को इन्वॉल्व करके अपनी कंट्री को स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी से कन्वर्ट करना चाह रहे थे डेवलपिंग इकोनॉमी में। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ आईपीआर 1956 इंट्रोड्यूस कर दिया। जल्दी बोलो, आईपीआर 1956 क्या? बोलते चलो जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। हिंदुस्तान में लोग बहुत गरीब थे, ऐसी कंडीशन में लोगों के पास प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए पैसा नहीं था, तो सरकार ने पहली बात 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस कर दिए। प्लानिंग कमीशन आपने याद कर लिया, 1950 में सेटअप करा। आर्किटेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान कौन थे? पीसी मेहलनोबिस। और उसके बेसिस पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को टारगेट करते हुए बनाया गया, जो फेल हो गया। अरे जल्दी जल्दी सुनते जाओ। आदित्य क्लियर हो रहा है? चलूं आगे? अनन्या बोलूं आगे? Yes, sir. सेकंड 5 ईयर प्लान सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रखा और इसे बोला गया आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। सेकंड 5 ईयर प्लान का टेन्योर था 1956 टू 61। इसमें सरकार ने 3 शेड्यूल बनाए। शेड्यूल ए में कितनी, जल्दी जल्दी बोलो जी, कितनी इंडस्ट्रीज? 17. शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज को रखा, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट।
ऐसी 17 इंडस्ट्रीज जिसमें सरकार के अलावा कोई काम नहीं करेगा, और इसमें सरकार ने कोर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात करी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करी। राउरकेला, बुलई, भिलई, दुर्गपुर, इनमें स्टील के कारखाने लगाए, कोर इंडस्ट्रीज को सरकार ने प्रेफरेंस दी। 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। इसकी चर्चा भी मैं आगे जोड़ रहा हूं यहां टॉपिक में, पहले पुरानी बात याद करो। शेड्यूल भी इंक्लूड, अनन्या, शेड्यूल भी इंक्लूड 12 इंडस्ट्रीज विच इज प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। इसमें सरकार ने मेटल का एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द नेचर, अरे अर्थ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का काम सरकार ने रखा, फर्टिलाइजर्स जैसी चीजों को रखा। सरकार ने कहा इन 12 इंडस्ट्रीज को सरकार प्रमोट करने की कोशिश करेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। जैसे फर्टिलाइजर्स, प्राइवेट सेक्टर भी फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं और गवर्नमेंट भी बना रही है। गवर्नमेंट का पहला प्लांट नागार्जुन फर्टिलाइजर। एल्यूमिनियम को यानी बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करने का काम सरकार ने सबसे पहले शुरू करा था इन द नेम ऑफ बाल्को। फिर सरकार ने दूसरी कंपनी लगाई नेल्को, और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आ गए और वो भी एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी शेड्यूल बी के अंदर, प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। रेस्ट इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया, जिसे रेगुलेट किया गया थ्रू द इंडस्ट्रियल एक्ट 19। दीपांशु, इंडस्ट्रियल एक्ट 19 ईयर बताओ। 51 रेगुलेट किया गया। तो मैं इसी बात को आगे जोड़ना चाह रहा हूं। 1950 तक सरकार ने डोमिनेंट पॉलिसी बनाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ज्यादा इन्फ्लुएंस करा गया। 1991 ऑनवर्ड्स सरकार ने सिस्टम में मिक्स्ड इकोनॉमी को ज्यादा कन्वर्ट कर दिया, टिल्ट टुवर्ड्स द कैपिटलिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ टिल्ट कर दिया। सरकार ने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए इन द नेम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन ए स्लो पेस। सरकार का एजेंडा है 1991 ऑनवर्ड्स कि हम मिक्स इकोनॉमी का पाथ बहुत धीरे धीरे छोड़ने जा रहे हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, बहुत स्लो रफ्तार से। आज इस बात को 30 साल हो चुके हैं, 30 साल, हाँ 30 साल हो चुके हैं, 31 ईयर्स। और स्लो रफ्तार से धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में हम बूस्ट करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को रिड्यूस करते जा रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन सामने भैया, ये पब्लिक सेक्टर जो 17 इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व किया गया था, आजकल स्लो प्रोसेस में सरकार ने 17 की जगह कितने कर दिए हैं? जल्दी बताओ जी, सामने मैंने क्या लिखा है? 3। अरे पहले 1991 में, सॉरी, देश की आज़ादी के बाद जब आईपीआर इंट्रोड्यूस करा तो सरकार ने 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी थी, 17 इंडस्ट्रीज। 1991 में आकर सरकार ने इसको 5 इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर दिया कि जिसे सिर्फ सरकार अपने पास रखेगी। अभी सरकार ने एट प्रेजेंट 3 इंडस्ट्रीज, अभी की बात करूं तो ये 3 से भी कम हो गया है, अभी 2 हो गई हैं। 3 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया। अरे सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए, नाम बताओ मुझे जल्दी से। पीएसयू में सिर्फ एटॉमिक, आर्मी और एटॉमिक, डिफेंस, रेलवे। एटॉमिक हो गया, बोलते चलो जी, दूसरा रेलवे हो गया, तीसरा और बोल दो। डिफेंस हो गया। सर रेलवे बेचा थोड़ा है, अभी रेलवे बेचने की बात हो रही है ना? नहीं, रेलवे तो बेचने थोड़ा की नहीं नहीं, रेलवे बेचने की बात नहीं हो रही जी। पहले ध्यान से सुनना, पब्लिक सेक्टर में 3 सेक्टर छोड़े हुए हैं। वो पूछेगा पब्लिक सेक्टर में आजकल कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट एरिया है आपका। तो 3 में नाम याद कर लो, वो नाम टिक कराएगा। एटॉमिक, दूसरा रेलवे, डिफेंस को तीसरे नंबर पर रखना। डिफेंस बोले तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ये तीसरा वाला भी खत्म हो गया है। पब्लिक सेक्टर में अगर मैं आज की बात करूं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट की बात करूं, तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में 2 रह गए हैं। कौन सा? एक एटॉमिक और दूसरा रेलवे। दोनों के दोनों। रेलवे बेचने की सरकार की कोई तैयारी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। डिफेंस, आर्म्स एंड एम्यूनिशन में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को, अरे रिलायंस वालों को भी इंटरफियर कर रखा है, इंटरफियर एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। अरे बात समझ में आ रही है? आर्म्स एंड एम्यूनिशन। यस सर। तो पब्लिक सेक्टर में अब तो 3 की जगह 2 हो गए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है जी। तो धीरे धीरे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, और सरकार अपने सिस्टम्स को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को घटाती जा रही है। वापस आ जाते हैं जी, कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं। आजकल हिंदुस्तान में कंपलसरी लाइसेंस सिर्फ 5 चीजों के लिए रिजर्व किया गया है। 5 चीजों के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग रिजर्व कर दिया है। कोई बता सकता है ये कंपलसरी लाइसेंसिंग वो 5 चीजें कौन कौन सी है? लिकर, टोबैको, फार्मास्यूटिकल्स और एल्कोहल, याद कर लो, 5 नाम लिख लो कहीं। एल्कोहल, शराब की बात अभी बच्चा बोल रहा था लिख करके। टोबैको का मतलब सिगार, सिगरेट्स,
सभी की बात हो रही है। टोबैको, डिफेंस, डिफेंस मैंने कहा भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन पब्लिक सेक्टर से हटा दिया गया है, तो यहाँ लाइसेंस लेकर कोई भी सरकार से लाइसेंस लेकर डिफेंस से रिलेटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन की प्रोडक्शन कर सकता है। तो डिफेंस इक्विपमेंट कहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं? लाइसेंसिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग में आ गया है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव ने अरे गन पाउडर समझते हो? एक एग्जांपल लेना चाह रहा था अनन्या। Yes, sir. हाँ भैया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। अरे ये जो आपकी मैच बॉक्स बनती हैं तो उसमें गन पाउडर यूज होता है, तो कंपलसरी लाइसेंस लेना जरूरी है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव केमिकल्स होते हैं बहुत सारे जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बोले तो गन पाउडर, ये किस में आता है? कंपलसरी लाइसेंस। एक और है केमिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड्स। केमिकल हजार्ड्स का मतलब अरे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझते हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू ही फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं और बेचा जा सकता है। तो केमिकल हजार्ड्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, डिफेंस और कौन सा बताया? टोबैको एंड एटॉमिक। इन 5 चीजों का लाइसेंस लेना कंपलसरी है। ये पांचों नाम याद कर लिए हैं। क्लियर है अनन्या? आगे चलूं? Yes, sir. मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। सर पेट्रोल नहीं आएगा इसमें? नहीं, पेट्रोल अरे, बिजनेस करना है किसी को? अरे पेट्रोल देखो, रिलायंस जैसे लोग प्राइवेट, इतनी सारी रिफाइनरी है प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे लोग हैं। रिलायंस वाले ने तो पेट्रोल पंप तक खोल लिए हैं, अरे मालूम होगा आप लोगों को। यस सर। तो वो तो रिफाइनरी तो थी, रिफाइनरी के लिए पेट्रोल की, अरे मैंगलोर रिफाइन, बहुत सारी रिफाइनरीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारी। सरकार भी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी खाली रिलायंस नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने रिफाइनरीज लगा रही हैं, क्रूड ऑयल से प्योरीफाई कर रही हैं। और वो हाँ तो सर अगर किसी को और किसी और कंपनी को और लगानी है तो उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी? भाई परमिशन देखो, एक जैसे अब दिल्ली में कोई फैक्ट्री लगाना चाहे तो उसे एमसीडी से परमिशन तो लेनी पड़ती है, लेकिन उस परमिशन को यहाँ लाइसेंस नहीं बोला जा रहा, यहाँ कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। अब उतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और वो आदमी किसी कुएं का मालिक है तो लगा ले। दो अलग अलग चीजें हो रही हैं यहाँ पर। कंपलसरी लाइसेंसिंग एक होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्रीज के, उनसे अप्रूवल लेने होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे। अब किसी को पेट्रोल पंप खोलना है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो चाहे वो आईओ अरे इंडियन ऑयल का है, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, उसे मिनिस्ट्री से अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये अप्रूवल लाइसेंस नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? अलग अलग बात अच्छा हो रही है। ओके यस सर यस। तो ये मिक्स मैच मत करो। तो किसी को अगर रिफाइनरी लगानी है तो उसे उस स्टेट की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और वहां की स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लानी होगी, लेकिन वो लाइसेंसिंग वाली बात नहीं हो रही है। अरे क्लियर है बच्चों? इवन दिल्ली में कोई Yes, sir. शॉप भी खोले एज ए ट्रेडर तो उसे म्यूनिसिपल कमेटी से कुछ सर्टिफिकेट लेके आने पड़ते हैं, अप्रूवल लाने पड़ते हैं, तो वो लाइसेंस, ये उस लाइसेंस की बात नहीं हो रही है। चलूं जी आगे? दीपांशु Yes, sir. हाँ, तो मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, जल्दी बोलो जी। अरे वीट मत टिक कर देना, वीट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में चलता है, राइस पूरे कंट्री में चलता है। बोलो जी मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। राइस। अरे याद हो गया अनन्या, राइस है मेन फूड क्रॉप, वीट नहीं। Yes, sir. शुगर और शुगर केन की बात करते हैं। आपको बताना हिंदुस्तान की किस स्टेट में शुगर केन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है? स्टेट का नाम बताओ। उत्तर प्रदेश। हरियाणा। पंजाब। अरे नहीं उत्तर नहीं प्रदेश। नहीं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक है। गन्ने की खेती सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में पूछेगा, स्टेट विद लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, तो क्या? यूपी। और शुगर मिल, अरे यूपी में भी 300 मिले हैं करीब करीब, तो शुगर मिल सबसे ज्यादा। अरे शुगर की प्रोडक्शन हिंदुस्तान के किस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है? मेरा दूसरा क्वेश्चन। हरियाणा। महाराष्ट्र। नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्र वाले बिल्कुल ठीक है। अरे महाराष्ट्र में लोगों ने ओलिगोपोली समझते हो बच्चों? बचपन में पढ़ा था हाँ भैया। रूल बाय फ्यू। कार्टेल बना रखा है, कार्टेल। अनन्या कार्टेल समझ में आता है? Yes, sir. जितने भी चीनी मिल वाले हैं सबसे ज्यादा चीनी की प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, और उन्होंने कार्टेल बना रखा है और गर्मियों में जानबूझ के प्राइस को शूट अप कर देते हैं, सारे मिलकर बदमाशी करते हैं और मोनोपोली प्राइस ले आते हैं। आप हर बार देखते हो हर साल गर्मियों में प्राइस शुगर के शूट अप हो जाते हैं, तो ये लोग कार्टेल बना के दाम बढ़ा के। सर अभी मतलब सर्दियों में फसल कटती है और फिर क्या कहते हैं हाँ। गर्मियों में प्राइस शूट अप करते हैं, क्यों सर? अभी खेती तो हुई है, फिर अरे प्राइस तो शूट अप करनी चाहिए तब ना, जब ना हो फसल।
नहीं, ना होने की बात नहीं है, ये लोगों ने कार्टेल बना रखा है। अब ये सारे जितने भी मिल वाले हैं सारे आपस में बैठ के 10% दाम बढ़ा देंगे। तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसने उस हिसाब से दाम बढ़ा दिए हैं, जिसकी हल्की है उसने उस हिसाब से दाम बढ़ा दिए हैं। तो बाजार में चॉइस ही नहीं है। जब पूरे हिंदुस्तान में चीनी का दाम मिल ने बढ़ा दिया है, सारी मिलों ने इकट्ठा बढ़ा दिया है, तो बाजार में महंगे दामों पर खरीदने के लिए सोसाइटी तो बाउंड है। अरे बात समझ में आ रही है? ये आर्टिफिशियल Yes, sir. स्केर्सिटी की परंपरा बड़ी कॉमन है हिंदुस्तान में, दालों को लेकर, घी और तेल को लेकर। अभी भी एट प्रेजेंट कुछ चीजों में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी के चलते इन्होंने जानबूझ के दाम बढ़ा दिए हैं। सारी पल्सेस के प्राइस हिंदुस्तान में, जितने भी माफिया बोलना चाह रहा हूं मैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट पल्सेस के पूरे हिंदुस्तान में कहाँ बैठे हुए हैं? महाराष्ट्र में। वहाँ आर्टिफिशियल स्केर्सिटी जानबूझ के दाम बढ़ा देते हैं, कार्टेल बना के, और फिर लोग मजबूर हैं दाम ऊंचे दामों पर खरीदने। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती इस चीज में? करती है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। लेकिन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को भी ये लोग अपने साथ मिला। मजे की बात बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज में जो बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं कुछ, वो लोग भी फैक्ट्रियों के मालिक हैं। उनकी मालिक का मतलब उनकी पार्टनरशिप चलती है, 10% हिस्सा, 20% हिस्सा, तो वो भी नहीं बोलते। थोड़ा बहुत चेंजेस आए तो, ड्रास्टिक चेंज आ जाए तो फिर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। अरे क्लियर है बच्चों? सर जैसे अभी ऑयल का प्राइस, मस्टर्ड ऑयल वगैरह का काफी ज्यादा बढ़ रहा था, तो ये ज्यादा बढ़ने का कारण artificial- यही है, इन लोगों ने कार्टेल बना रखा है। अब उसमें क्या है, मिनिस्टर्स के जो भी सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ भी ये कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उसके चलते जो थोड़ा बहुत दाम बढ़ता है तो फिर उसको गवर्नमेंट्स भी इग्नोर कर देती है। तो ये होता रहता है जी, ये तो बड़ी कॉमन बात है, हर साल की घटना है। इस साल ए प्रोडक्ट महंगा हो गया, दूसरे अगले साल किसी और 4 चीज़ों में तेजी कर देंगे, फिर और किसी चीज़ में तेजी कर देंगे। उसमें बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी ना बढ़े हैं जो हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह है सरकारों को, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं। और मजे की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज जो कर रखा है वो बहुत ज़्यादा नहीं कर रखा। स्टेट गवर्नमेंट्स का टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए अपनी स्टेट को रन करने के लिए, तो उनके पास चॉइस ही नहीं है कोई। तो वो इसीलिए ऑयल के दाम बढ़ा देते हैं। अरे तो कोई ना कोई रीजन रहता है इस तरह के दाम बढ़ाने का। क्लियर है बच्चों? यस सर। वापस आ जाती है जी। तो बच्चों, शुगर की प्रोडक्शन जल्दी जल्दी बता दो, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कौन सी स्टेट? महाराष्ट्र। यूपी। महाराष्ट्र। अरे बच्चे, शुगर चीनी, महाराष्ट्र। और शुगर केन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। शुगर का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हिंदुस्तान में। वीट का प्रोडक्शन हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? याद करते जाओ जी और बोलते जाओ। उत्तर यूपी। प्रदेश। उत्तर प्रदेश। राइस का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, बोलते चलो जी। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। पल्सेस की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में होती है। सीरियल्स। भैया हाँ बोलो जी। भैया पल्सेस का तो मध्य प्रदेश था ना? अभी एट प्रेजेंट जो डाटा है वो मध्य प्रदेश नहीं है जी, महाराष्ट्र है। पल्सेस। अच्छा भैया। सीरल की प्रोडक्शन। अरे सीरल का मतलब क्या है? अब यहाँ धान, अरे हिंदी में बोलते हैं धान। धान का मतलब यहाँ वीट, राइस, अरे ज्वार समझते हो अनन्या? ज्वार, बाजरा। Yes, sir. तो ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? राजस्थान में। ऑयल सीड सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। शुगर केन, अरे याद करा चुका हूं मैं, उत्तर प्रदेश। कॉटन की प्रोडक्शन बोलते चलो जी, Gujarat. गुजरात में। कारण है ब्लैक, अरे कॉटन की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा सुटेबल सॉइल ब्लैक सॉइल ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट। पोटैटो की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में। ओनियन, अरे ओनियन जल्दी बोलो जी। महाराष्ट्र में, नासिक के पास होता है सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में। हाँ ये मध्य प्रदेश ही दिखा रहा है गूगल पे भी। अच्छा, तो फिर ये डाटा चेंज कर लेना जी। मध्य प्रदेश दिखा रहा है तो पल्सेस में आप मध्य प्रदेश याद कर लेना। ये कॉटन का शायद वो था महाराष्ट्र। ये एक बारी चेक कर लेना जी, चेक कर लेना। मैंने गूगल से ही बनाया था ये देखकर। जूट की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बोलते चलो जी। बंगाल। ड्यू टू कौन सी नदी है वहां पर? कौन सी नदी है बच्चों? हुगली रिवर। हुगली रिवर। तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है जूट की प्रोडक्शन में। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बातें याद करते हैं। टोटल रेल रूट, अरे स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी को लगे कि बात लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा ये डाटा। चले जी आगे, दीपांशु। Yes, sir. यस सर। हाँ बोलो जी।
सर ये जो पोटैटो का दे रखा है ये यूपी में सर, ये पेप्सिको ने दे रखा है ना कुछ फार्मर्स को कि उनके प्रोडक्ट्स का होता है हाँ, प्रोडक्शन। कॉर्पोरेट फार्मिंग बोलते हैं इस बात को, कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट फार्मिंग में ये कार्टेल जैसी चीजें लगती है। अनन्या क्लियर है बच्चे? यस सर। टोटल रेल रूट कितना है? 67,956 किलोमीटर। इसमें इलेक्ट्रिफाइड, अरे हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिफाइड बिजली से चलने वाली रेल कितना एरिया? 71%। यानी आज भी 29% एरिया ऐसा है जहां पर कौन से इंजन चलते हैं? जल्दी बताओ जी। अरे बता नहीं रहे आप। रेल रूट, पेट्रोल, डीजल, डीजल। कोल से जो चलते हैं वो बोले। पेट्रोल, कोयला, कोयला भी यूज कर रहे हैं बच्चों, पुराने इंजन। अरे इंजन बनाने का कारखाना हिंदुस्तान में कहाँ है? पूरी क्लास। अरे याद है सर इंजन? एक तो पंजाब में है सर। नहीं, रेल के और डब्बे। अरे वो रेल के डब्बे हैं, मैं रेल इंजन, इंजन की बात कर हाँ रहा हूँ। सर, पुणे, पुणे, पुणे। नहीं नहीं, अरे रेल महाराष्ट्र। के इंजन की बात कर रहा हूँ। इंजन कहाँ बनते हैं? वेस्ट बंगाल, चित्रन जगह का नाम बोलो ना। वेस्ट बंगाल की बात बिल्कुल ठीक है। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट। अरे सारे याद कर लो, हिंदुस्तान में रेल के इंजन कहाँ बनते हैं? देखो अभी सामने बात रेल की चल रही है तो याद आ रही है। अरे क्या बताया हिना, जल्दी बोलो। चितरंजन, वेस्ट बंगाल। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट चितरंजन। यस, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट चितरंजन। हिना मैंने बचपन में कराया था ना ये बात? यस सर, तो 12th में। अच्छा 12th में कराया था, फिर तो ठीक है। और रेल के डब्बे कहाँ बनते हैं? जल्दी बताओ। रेल के सर डब्बे, पुणे। अरे बच्चों पंजाब में सर कपूरथला। मेट्रो बनते हैं कपूरथला, और एक तमिलनाडु में है एक जगह। हाँ तमिलनाडु में। तो ये गड़बड़ वाला काम मत करो बच्चों। तो वापस आते हैं जी। पूना में तो मेट्रो की बात बताई थी मैंने। अरे दिल्ली का डीएमआरसी की फुल फॉर्म बोलना। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। और मेट्रो मैन हम किसे बोलते हैं? नाम बता दो उसका। श्रीनिवासा। श्रीधरन, श्रीधरन। तो वापस आ जाते हैं जी। एशियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रेल सिस्टम इंडिया का है। अरे एशिया का सबसे बड़ा है और वर्ल्ड का सेकंड है। तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर कौन है जी रेल सिस्टम? पूरी क्लास। अमेरिका। नहीं नहीं, अरे नहीं, जापान। जापान। जिस कंट्री, नहीं नहीं, सबसे बड़ा रेल सिस्टम ब्रिटेन, ब्रिटेन। अरे पहले बात सुनो। सबसे बड़ा रेल सिस्टम उसी कंट्री का होगा जिसका एरिया सबसे बड़ा है। रशिया। रशिया। यस यस, क्लियर है जी, बिल्कुल ठीक है जी। सबसे सर बड़ा रशिया एशिया में नहीं आता क्या? रशिया तो भैया खाली एशिया में कैसे आएगा? सबसे बड़ा एरिया है। एशिया उसमें आता है ना, कॉन्टिनेंट में रशिया। तो सर यूरोप में भी आता है। यूरोप का भी पार्ट है। सबसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया है बच्चों, जहां अकेले एक ही कंट्री में टाइम जोन बदलने पड़ते हैं। तो खाली एशिया की बात, एशिया की बात नहीं करेंगे जी, यूरोप में भी आएगा। अच्छा, लार्जेस्ट रेलवे जोन की बात करो जी। अरे रेलवे जोन ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न। तो सबसे बड़ा रेलवे जोन, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नदन रेलवे। टोटल, अब रोड की बात कर रहे हैं, रोड नेटवर्क हिंदुस्तान में 5.5 मिलियन किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, अरे 2 स्टेट्स के बीच में जोड़ने वाली सड़क के जो बनाई जाती है उसे कौन बनाता है? नहाई। नहाई की फुल फॉर्म बोलो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2 स्टेट्स को जोड़ने वाली सड़क को बनाने का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे कितने हैं? 1,32,500 किलोमीटर। करीब करीब कितने नेशनल हाईवे हैं पूरी क्लास? अरे 200। अब सबसे बड़ा नेशनल हाईवे याद कर लो भैया। नेशनल हाईवे के नंबर समय समय पर बदले हैं। अरे जीटी रोड समझते हो ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने बनाया था। जल्दी बोलो। यस सर। जब देश आजाद हुआ था तो हमने इस जीटी रोड का नाम NH1 रखा था। वक्त बदलने पर इसका नाम NH7, अरे NH समझ गए, नेशनल हाईवे 1 रखा था। फिर हमने वक्त बदलने पर इसे NH7 कर दिया था। और आज की डेट में इस नेशनल हाईवे को NH44 बोलते हैं। अरे जल्दी बोलो, याद हो गया ये बात? यस सर। नेशनल हाईवे 1 जीटी रोड, जिसे वक्त बदलने पर सरकार ने मॉडिफाई कर दिया, नेशनल हाईवे 7 कर दिया। एट प्रेजेंट इस नेशनल हाईवे 7 को 44 बोलते हैं। और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, 3,745 किलोमीटर। और इसे बोला जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बोलो। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर।
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सड़क जाती है। क्लियर हो गया जी। 3745 किलोमीटर एट प्रेजेंट इसका नाम है NH47। इस 44 से पहले इसका नाम क्या था? NH7। और उससे पहले इसका नाम क्या था? NH1। तो बहुत सारे लोग इसे NH1 भी बोलते हैं, पुराने वाले नाम भी बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई दीपांशु? यस सर, एक मतलब कोई रीजन रहते होंगे इसके पीछे, मतलब कन्वर्ट अरे करते हैं नाम, एक्चुअली में जैसे शुरू 44 शुरू में हो गया। नेशनल नहीं, सरकार का ये तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो उन्हें लगता है नेशनल हाईवे की संख्या बदल रहे हैं तो उसकी कोई सीक्वेंस वो बनाते होंगे, तो उसकी संख्या समय समय पर बदलती जा रही है। तो पुराने जमाने में होते ही 10-15 होंगे नेशनल हाईवे, आज़ादी के वक्त की बात कर रहा हूँ। फिर इन्होंने और संख्या बढ़ा दी तो हिंदुस्तान का ये वाला सड़क NH7 के नाम से हो गई। अब और ज़्यादा 200 नेशनल हाईवे हो गए हैं, तो अब इसका नंबर 44 कर दिया है। उन्होंने कुछ अरेंजमेंट बनाया होगा, कुछ सिस्टम बनाया होगा कि इसको ये वाला नंबर देंगे, सीक्वेंस वाइज, डायरेक्शन वाइज, कुछ उनकी स्ट्रेटेजी रही होगी। क्लियर है बच्चे? अच्छा, ओके, और यस जो सर, 44 है आज GT, अरे GT रोड समझ गए ना दीपांशु? यस सर, ये 44 आज है, लेकिन कल को फिर चेंज होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे की संख्या तो, अरे आज 200 नेशनल हाईवे हैं, उसमें ये 44 है। जब कल को 300 नेशनल हाईवे हो जाएंगे तो इसकी संख्या उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? यस सर। भैया मेजर पोर्ट्स हमारे पास सबसे ज्यादा सड़कें कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र में। मेजर पोर्ट्स जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वो 12 हैं, और टोटल पोर्ट्स की बात करें तो कितने हैं बच्चों? 212। क्लियर है बच्चों? दीपांशु? यस सर। अरे लिख नहीं पा रहे, कुछ स्क्रीनशॉट लेने का काम हो तो वो करते रहना बच्चों। चलूं आगे? अनन्या? यस सर। अरे आजकल हमारे यहाँ RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का पहला पहला इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की बात हो रही है बच्चों, जल्दी बोलते जाओ। सामने लिखा है पंजाब। SBI, अरे नहीं, पंजाब नेशनल बैंक। हाँ वो तो अंग्रेजों ने बनाया था ना, तो पंजाब नेशनल बैंक। इंडियन बैंक की बात हो रही है। अरे ये परसेंटेज याद कर लेना, सबको मालूम है बैंक रेट एट, अरे बैंक रेट का मीनिंग याद है, ये परसेंटेज है एट प्रेजेंट। कितनी है जल्दी बोलो सामने? अनन्या? 4.25%। पूछूंगा अगली क्लास में। अरे बैंक रेट कितना है? 4 to द 25%. रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच फंड सैंक्शन बाय द सेंट्रल बैंक टू द कॉमर्शियल बैंक। अरे शॉर्ट टर्म नीड्स, लॉन्ग टर्म नीड्स, जल्दी बोलो बैंक रेट। लॉन्ग टर्म। नहीं, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म गड़बड़ क्यों हो रही है? ये सर लॉन्ग टर्म। Long term. लॉन्ग टर्म नीड्स। और रेपो रेट का मीनिंग बोलो अनन्या। The rate at which central bank लैंडिंग lends फंड्स टू funds to कमर्शियल the बैंक टू फुलफिल द commercial शॉर्ट। bank. हाँ, रेपो की फुल फॉर्म बताओ। रीपर्चेज ऑफ, रेपो की फुल फॉर्म दीपांशु, रेपो की फुल फॉर्म? रीपर्चेज ऑफ सर, रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योर। सिक्योरिटीज। तो यहां से अगली क्लास में चलाएंगे जी, समय की लिमिटेशन, अगली क्लास में यहां से आगे चलाएंगे। जय हिंद।